हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास के एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ। तो जैसे कि हमने देखा है कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप में किस तरीके से नेशन स्टेट को ला करके नेशनलिज्म लाया गया था। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाया गया। न्यू सिम्बॉल्स, आइकॉन, न्यू सॉन्ग्स और रिफाइंड बाउंड्री ऑफ कम्युनिटीज़ को क्रिएट करके नेशनलिज्म को लाया गया था। लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म इस तरीके से नहीं आया क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी राष्ट्रवाद पहले से ही नहीं था। लोग अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ना, उसके महत्व को जानना ये बहुत पहले जान चुके थे। अगर हम इस राष्ट्र की बात करें तो इसकी बात कई बार हो चुकी है। हमारे वैदिक पुराणों में, वेदों में राष्ट्र की बात कही गई है, जिसमें भारतवर्ष आता है, आर्यवर्त जैसे शब्दों का उपयोग करके बताया गया था। ठीक है। इंडिया में जब कॉलोनियल रूल ग्रोथ किया तो नेशनलिज्म की फीलिंग ख़त्म हो चुकी थी। नेशनलिज्म, लोग अब अपने स्वार्थ के बारे में, क्योंकि देखो इंडिया में जब बाहरी आक्रमणकारी आए बहुत सारे, तो धीरे धीरे लोगों के मन से राष्ट्र के प्रति उतना लगाव नहीं रहा जितना पहले रहा करता था, जो फॉरेन इन्वेडर्स के आने के पहले। कॉलोनियल रूल और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुए जिसमें वापस लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाने का काम किया गया था। ठीक है। इसके अलावा कुछ सेंस ऑफ ऑप्रेस ऑफ कॉलोनिज्म लोगों के अंदर भरे हुए थे, उस ग्रुप को इकट्ठा करना। ठीक है। इसके अलावा लोगों के अंदर आज़ादी की भावना को भी जगाना एक महत्वपूर्ण काम था। इस नेशनलिज्म में कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक बड़े मूवमेंट चलाए जिसमें लोगों को यूनाइट करने के लिए काम किया गया। ठीक है। इस चैप्टर में हम इंडिया में नेशनलिज्म जो फर्स्ट डेकेड 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में लाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 1920s में घटी इम्पोर्टेंट घटनाओं को देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट के द्वारा जो सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन है मूवमेंट को, उसको बढ़ावा दिया और नेशनलिज्म को वापस लोगों के अंदर जगाया। तो सबसे पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1990 में नेशनल मूवमेंट स्प्रेड होने लगा। ठीक है। न्यू एरिया, न्यू इनकॉर्पोरेशन, न्यू सोशल ग्रुप, न्यू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्ट्रगल्स, ये बढ़ गए थे 1990s में। ठीक है। तो हुआ यूँ कि जैसे ही नई इकोनॉमिक स्थिति बदली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक है। लोन के वॉर और टैक्सेस की मार झेलने वाले हिंदुस्तानी लोग, जिनको ऊपर नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो वे वार की प्राइस को चुका रहे थे। इनकम टैक्स पर डबल हो गया था 1913 से 1918 के बीच में, जिसके कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर होती गई थी। विलेज के लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता सोल्जर्स के रूप में और उन्हें दूर दराज के देशों में भेज दिया जाता युद्ध लड़ने के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से इंडियन जो रूलर्स, फार्मर्स थे, उन्हें भेज दिया गया। क्रॉप पूरी तरीके से इंडिया में बर्बाद हो गए क्योंकि जो जवान लोग थे, जो काम करने वाले किसान लोग थे, उन्हें युद्ध लड़ने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए यूरोपियन कॉलोनीज़ में भेज दिया गया, यूरोप में भेज दिया गया, जिसके कारण फूड का शॉर्टेज हो गया। अगर हम इसी शॉर्टेज के कारण पेंडेमिक आया, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। अगर हम सेंसस देखें 1921 का, तो 12 से 13 मिलियन लोग फेमिनिस्ट के शिकार हुए। ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल समय था और वार ख़त्म होने के बावजूद ये समय बदल नहीं रहा था इंडिया में। ओके। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को इंडिया आए। साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली सत्याग्रह, जो लड़ाई थी रेसिज्म की गोरे और काले के बीच में, उसमें जीत पा करके मास एग्जीक्यूशंस
जीत पा करके वापस लौटे और उनका हथियार था सत्याग्रह। वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी। आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है उसका मकसद, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप सच्चाई की ताकत के साथ, सच्चाई की खोज में ये लड़ाई आप लड़ते हैं। ये उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप सच के साथ हैं और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीत निश्चित ही है अगर आप अपनी बातों को शांतिपूर्वक लोगों को बता सके तो। किसी से बदला लेने या किसी एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह में लड़ाई आपकी होगी अगर आप अहिंसा के साथ लड़ेंगे। तो उनका सबसे बड़ा हथियार अहिंसा था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, हम सत्य के साथ शांति से लोग अपनी बात लोगों को बताते जाएंगे तब तक जब तक कि उनकी अंतरात्मा, ऑपरेशन की अंतरात्मा ना जाग जाए, उनको लगे कि उन लोग गलत कर रहे हैं और उन्हें अपनी जगह, अपनी बातों को मनवाने पे वो मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, और इस सच्चाई को फोर्सफुली उनको एक्सेप्ट करना होगा। फोर्सफुली एक्सेप्ट करने से सच्चाई जो है, या वायलेंस का यूज़ करने से सच्चाई अपना स्वरूप खो देती है। सच्चाई अपने मकसद से भटक सकती है अगर वो वायलेंस के साथ हो तो। इस कारण उन्होंने अल्टीमेटली, महात्मा गांधी ने ये कहा कि धर्म यही है कि हम अहिंसा के साथ इस देश को यूनाइट करें, इसको एक लेकर के आए। तो महात्मा गांधी के आने के बाद ही सत्याग्रह मूवमेंट बहुत सी जगहों में होने लगे। 1917 में वे चंपारण गए बिहार, जहाँ पे उन्होंने पीशेंट्स को इंस्पायर किया और प्लांटेशन सिस्टम को ऑप्रेस करने के लिए एक सक्सेसफुल सत्याग्रह किया। 1917 के सत्याग्रह के सपोर्ट से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी सत्याग्रह रखा गया और क्रॉप फेलियर्स पे और प्लेग जैसी पैंडमिक से जूझ रहे खेड़ा के जो पेशेंट लोग हैं उनकी लगान को माफ़ कराया गया ताकि वे एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, और ये हुआ सत्याग्रह के द्वारा। तो ये दो जगह सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा था, एक चंपारण में और दूसरा खेड़ा में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जो कॉटन वर्कर मिल्स थी उनमें भी सत्याग्रह मूवमेंट कराया, जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट अहमदाबाद में मिला। ओके, आइए अब हम रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने 1990 को एक बहुत ही बड़ा नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था। एक्चुअली ये एक्ट जो था वो बहुत ही हार्श कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूरतापूर्ण एक्ट था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यूनाइटेड और उसके अपोजिशंस ने, जिसमें कि इंडियन मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उसको अपोज करने के लिए उन्होंने ये लॉ बनाया था। गवर्नमेंट के हाथ में इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इनन्यूमरस पावर दे दी थी जिससे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस कर सके। उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल की सज़ा देना का निर्णय किया था, वो भी बिना किसी जुडिशरी के, ना ही जो पॉलिटिकल प्रिजनरी थे उन्हें अगर कैद कर लिया जाता तो उनको वे ना तो अपना वकील कर सकते थे, ना तो वे जज के सामने अपनी बात रख सकते थे, ना दलील और ना वकील का सिद्धांत लेकर के इन्होंने उन्हें कई सालों तक जेल में परेशान करने की मुहिम बना करके रखी थी, जिसके अगेंस्ट में, ये रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस के तर्ज पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, ये एक अनजस्टिस लॉ था जिसकी शुरुआत हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को की गई। ठीक है, बहुत सी जगह में रैलियाँ निकाली गई, सिटीज़ में वर्कर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक हो गई, शॉप को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, पॉपुलर
जगहों पे मतलब कम्युनिकेशंस पूरी तरीके से ठप कर दिया गया था। रेलवे टेलीग्राफ को बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में काम करने वाले जितने भी इंडियन थे, नेशनलिस्ट थे, उन वे लोगों ने उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। लोकल लीडर्स लोगों को हर जगह से गिरफ्तार करने लगे। उनमें से एक थी अमृतसर, जहाँ पे 2 बड़े लोकल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने के मनाही कर दी गई, उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया। ये 10 अप्रैल की बात थी जब पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट्स में लाठीचार्ज किया, जिसके इस लाठीचार्ज के खिलाफ में वहाँ पे बैंक में अटैक हुए, पोस्ट ऑफिस में अटैक हुए, रेलवे स्टेशन पर अटैक हुए, जिसके कारण वहाँ पे जो कलेक्टर थे, जनरल थे वहाँ के, जनरल डायर ने मार्शल लॉ, जिसे कर्फ्यू कहा जाता था उस समय, उसे लागू कर दिया। ठीक है, ओके। ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की, जब फेमस जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ यूँ कि बड़ी क्राउड जहाँ वहाँ गैदर हुई थी जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला मनाने के लिए, जहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट के ये नए लॉ के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे। बैसाखी का बड़ा मेला लगा हुआ था। ये जगह शहर के बाहर स्थित थी। बहुत से आसपास के गांव वाले भी यहाँ पे आए हुए थे। उनको पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ या कर्फ्यू लगा हुआ है। डायर जो वहाँ का इंस्पेक्टर था, उसने उस एरिया में एंटर किया और उसे ब्लॉक कर दिया, और एक ही एग्जिट पॉइंट होने के कारण बिना किसी चेतावनी के ओपन फायर कर दिया क्राउड में, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, कई 100 लोग मारे गए। ठीक है, बाद में उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये उनका लॉफुल एक्ट था। बाद में कई इस घटना से सत्याग्रहियों की फीलिंग में एक बहुत ही ज़्यादा टेरर आ गया। इनका बताने का ये भी मकसद था ब्रिटिश लोगों का कि ये जो हमने जलियांवाला बाग किया है घटना, वो लोगों के मन में डर फैला देगा और वे कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं उठेंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना जंगल में आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गई। लोग सड़कों पे उतरने लगे, स्ट्राइक करने लगे, पुलिस और लोगों का क्लैश होने लगा। कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अटैक हुए। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे उन्हें मारा गया, ह्यूमिलिएट किया गया, टॉर्चर किया गया। कई सत्याग्रहियों को भी टॉर्चर किया गया, जिसमें सत्याग्रहियों को नाक ग्राउंड पे ज़मीन पे रगड़ाया जाता, उन्हें स्ट्रीट में पैदल दौड़ाया जाता, उन्हें ज़बरदस्ती सल्यूट बोलने के लिए चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो प्रोटेस्टर लोग थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ किया जाने लगा। इस तरह के वायलेंस को देखते ही महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ख़त्म किया और उन्हें उस मूवमेंट को वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट ने सत्याग्रहियों का एक वाइड स्प्रेड जो मूवमेंट हुआ था, वो शहर तक ही सीमित नहीं था, गांव-गांव तक फैल चुका था। महात्मा गांधी का किया गया ये मूवमेंट इंडिया में एक ब्रॉड बेस लेकर के आया था, ब्रॉड बेस बना चुका था। लोग मानते थे कि महात्मा गांधी का ये निर्णय सही है, हमें बड़ा मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन उनके इस मूवमेंट्स को वापस लेने से बहुत से लोग उनसे खफा भी हो गए थे। महात्मा गांधी ने दोबारा हिंदू और मुसलमान को साथ लाने के लिए एक और तरीका देखा, जो था खिलाफत इशू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ओटमैन एम्पायर था तुर्की का, ठीक है, उन्हें वो हार चुके थे और वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ चुके थे। रूमर फैली हुई थी कि ये एक तरह का पीस ट्रीटी हो चुका है ओटमैन और ब्रिटिशर के खिलाफ, जो
ओटमैन एम्पायर था उसे खलीफा कहा जाता था। इस्लामिक लोग उसे अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, धर्मगुरु मानते थे। उनके द्वारा लिया गया निर्णय पूरे मुसलमान समुदाय को वहाँ मानना पड़ता। तो इसके खिलाफ जो है वर्ल्ड में बहुत सी जगहों में प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि खलीफा के पास बहुत सी पावर्स थी। ठीक है, खिलाफत कमेटी का गठन बॉम्बे में भी हुआ मार्च 1999 में, जिसमें 2 यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स, या भाई कह सकते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। महात्मा गांधी को ये बहुत अच्छा तरीका लगा जिससे हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक साथ लाया जा सकता है, जो ब्रिटिशर लोगों ने तोड़ दिया। ब्रिटिशर लोगों ने जो दरार हिंदू और मुसलमान के बीच में पैदा कर दी, उसे भरने का काम ये मूवमेंट कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी ने सोचा। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए एक नेशन मूवमेंट शुरू किया। कलकत्ता सेशन कांग्रेस में सितंबर 1920 को खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ के दोबारा बड़ा मूवमेंट शुरू किया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या? फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम ब्रिटिशर से रूल ले करके अपना स्वयं रूल करेंगे, हम किसी भी तरीके से कॉपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम हर तरीके की गवर्नमेंट के बनाए रूल को रिफ्यूज़ करेंगे ताकि गवर्नमेंट कोलैप्स हो सके और हम अपना स्वराज बना सकें। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू जो किया गया था, उसमें बहुत से इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर के दिए हुए टाइटल्स को सबमिट कर दिया। वैसे ये टाइटल सबमिशन का प्रोसेस जलियांवाला बाग के बाद से ही शुरू हो चुका था, जिसमें सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने बहुत से लोगों ने सिविल सर्विस को बायकॉट किया, पुलिस, आर्मी, लेजिस्लेचर काउंसिल, फॉरेन गुड का बहिष्कार होने लगा। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू हो चुका था। समर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली, ठीक है, उनको बड़ा सपोर्ट मिला इस मूवमेंट में, और ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड इंडिया में बड़े ही पैमाने में शुरू होने लगा। वर्ल्ड वाइड इसकी बात भी होने लगी थी। कांग्रेस इस प्रपोजल के कुछ कांग्रेसी इस प्रपोजल के खिलाफ थे। वे चाहते थे, उन्होंने उनमें से कुछ लोग जो महात्मा गांधी फेवर थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था काउंसिल असेंबली का 1920 नवंबर में। ठीक है, इसके अलावा सितंबर और दिसंबर में कांग्रेस जो पार्टी थी वो आपस में मतभेद आने लगे। मीटिंग्स हुई, बहुत से लोग सपोर्ट में नहीं थे, कुछ अपोज कर रहे थे इस मूवमेंट का। वे ये सोच रहे थे कि खिलाफत मूवमेंट तुर्क में रहने वाले खलीफा है उसको आज़ाद करने के लिए, उसका आज़ादी इंडिया की आज़ादी से अलग है, हमें इंडिया को आज़ाद करना है। तो ऐसे मूवमेंट को इंडिया से जोड़ करके हम नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं। कुछ कांग्रेसियों का मानना ऐसा था। कांग्रेस के नागपुर सेशन 2020 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूर्ण बहुमत से इसे सपोर्ट मिला और इसे लागू कर दिया गया। पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, हर एक सोशल ग्रुप, डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ चुके थे।